जिस स्त्री का नाम सावित्री हो, क्या वो हर हाल में अपने पति के लिए सत्यवान से मृत्यु छीन सकती है? लेकिन अगर स्त्री खुद 6 साल से मौत और जिंदगी के बीच फंसी हुई हो, अगर उसका अपना शरीर उसका साथ छोड़ चुका हो और अगर उसका पति आज भी उससे प्यार करता हो, फिर भी उसे अपने ही घर में एक बोझ जैसा महसूस होने लगे, तो वो क्या करेगी? धर्मवीर भारती की कहानी सावित्री नंबर 2 एक ऐसी स्त्री की पीड़ा, अकेलेपन, प्रेम, संदेह और आत्मसंघर्ष की कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर निष्ठा और पवित्रता का असली अर्थ क्या है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सावित्री नंबर 2 एक ऐसी स्त्री की मानविक कहानी है जो पिछले लगभग 6 वर्षों से एक गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ी है। उसका नाम सावित्री है, लेकिन घर में उसे प्यार से सबित्रा या साबी कहा जाता है। कहानी की शुरुआत वट सावित्री के दिन होती है। सावित्री अपनी माँ को पूजा की थाली में सूत, रोली और चावल लेकर वट की पूजा के लिए जाते हुए देखती है। माँ की नजर अपनी बीमार बेटी पर पड़ती है। वे कुछ क्षण रुकती हैं, उसके रूखे बालों पर हाथ फेरती हैं और आंसू पोंछकर चली जाती हैं। माँ को देखकर सावित्री के मन में पौराणिक सावित्री और सत्यवान की कहानी याद आती है। वो मन ही मन सत्यवान से सवाल करने लगती है कि तुम तो मृत्यु के मुंह में चले गए थे और तुम्हारी सावित्री ने यमराज से लड़कर तुम्हें वापस पा लिया था, लेकिन मेरी जिंदगी में मृत्यु एक बार में नहीं आई। मैं तो पिछले 6 वर्षों से हर पल धीरे धीरे मर रही हूँ। ना मैं पूरी तरह जीवित हूँ और न पूरी तरह मृत। सावित्री अपने जीवन की तुलना पौराणिक सावित्री से करती है। वो सोचती है कि सत्यवान की मृत्यु अचानक आई थी, इसलिए उसकी सावित्री को मृत्यु से लड़ने का अवसर मिला। लेकिन उसकी अपनी स्थिति बिल्कुल अलग है। वो वर्षों से एक रोगी शरीर के साथ बिस्तर पर पड़ी है और हर दिन अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा खत्म होते हुए देख रही है। उसके लिए सबसे कठिन बात यह है कि उसके चारों ओर जीवन चलता रहता है, लेकिन वो स्वयं उस जीवन का हिस्सा नहीं बन पाती। उसके खाट के पास एक खिड़की है। खिड़की के बाहर बड़ा सा पार्क है जहाँ बच्चे खेलते हैं, आयाएं बैठती हैं, फूल खिलते हैं, कबूतर उड़ते हैं और पतंगे आसमान में तैरती हैं। सामने के मकान की खिड़की में एक जवान लड़की कभी पढ़ती है, कभी बाल सुखाती है, कभी गाने की धुन पर नाचती है और कभी सज संवर कर आईने में खुद को देखती है। सावित्री ये सब देखती रहती है, लेकिन जीवन उसके कमरे की चौखट तक आकर जैसे वापस लौट जाता है। सावित्री की शादी हो चुकी है। बीमारी से पहले उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन बीमारी बढ़ने के बाद उसे लगने लगा कि उसके पति के मन में उसके लिए पहले जैसा प्रेम नहीं बचा। उसका पति फिर भी उसे छोड़ता नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत पहले उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन उसके पास आता है। कभी फूल लाता है, कभी किताब, और कहता है कि हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें ठीक कराने की कोई कोशिश बाकी नहीं रखूंगा। सावित्री जानती है कि शायद अब उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उसे पति का ये व्यवहार प्रेम से ज्यादा कर्तव्य और दया जैसा लगता है। यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख देती है। उसे लगता है कि उसके प्रति उसके पति का सम्मान वैसा ही है जैसा किसी मृत व्यक्ति के प्रति किया जाता है। धीरे धीरे सावित्री अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है। उसे लगता है कि उसकी बीमारी ने उसके माता पिता, भाई बहन और पति सभी को थका दिया है। वो कई बार मन ही मन में यमराज से प्रार्थना करती है कि जैसे उन्होंने पौराणिक सावित्री की बात मानकर सत्यवान को छोड़ दिया था, वैसे ही इस दूसरी सावित्री को अपने साथ ले जाएं, ताकि कम से कम उसके पति और परिवार को उससे मुक्ति मिल सके। लेकिन उसकी मृत्यु भी जल्दी नहीं आती।
वो जीवन और मृत्यु के बीच एक ऐसी स्थिति में फंसी रहती है जहां हर दिन पहले जैसा ही है। बीमारी पड़ने पर उसका पति उसे उसके मायके में छोड़ आता है। मायके में पार्क की ओर खुलने वाली वही खिड़की उसकी खाट के पास होती है। शुरुआत में घर वाले बहुत उत्साह से उसकी देखभाल करते हैं। माँ उसके कमरे में फूलों का गुलदस्ता रखती है। उसकी पुरानी शादी की घड़ी दीवार पर लगाई जाती है और उसकी छोटी बहन सित्तो उस घड़ी पर गुलाब बनाकर गुड नाइट लिख देती है। एक बार सावित्री अपने पिता से चाहती है कि वो उसके पास ही रुक जाए। पति भी उसके पास बैठता है और उसे प्यार से संभालता है। उस समय सावित्री के मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है। उसे लगता है कि उसका शरीर बीमारी से नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके पति का शरीर और जीवन अभी स्वस्थ है। उसे डर लगता है कि उसके मरने के बाद उसका पति किसी दूसरी स्त्री के साथ जीवन बिता सकता है। इसी डर और असुरक्षा के बीच उसके पति की एक बात उसे बहुत प्रभावित करती है। वो कहता है कि वह सावित्री को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा देगा और अगर उसे नहीं बचा पाया तो उसके बिना खुद भी नहीं जी पाएगा। ये सुनकर सावित्री को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि बीमारी के बावजूद वो अपने पति के लिए अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो पति की गोद में सो जाती है, लेकिन अगली सुबह जब वो पति को सोते हुए देखती है तो उसके मन में फिर एक नया सवाल पैदा होता है। वो सोचती है कि अगर उसका पति उसे केवल उसके शरीर के कारण प्यार नहीं करता, तो फिर उसके अंदर ऐसा क्या है जिसे वो प्यार करता है। वो खुद को अपने पति की तुलना में बहुत छोटा समझने लगती है। उसके मन में ये डर पैदा होता है कि कहीं उसका पति उससे उस रूप में प्यार तो नहीं करता जो वो अब स्वयं समझने में असमर्थ है। इसी मानसिक उलझन में वो अपने पति को चोट पहुंचाने लगती है। एक सुबह पति उससे कहता है कि अब वो अपने माता पिता के साथ आराम से रहे और जल्दी ठीक हो जाए। ये सुनकर सावित्री अचानक भड़क उठती है। वो पति पर आरोप लगाने लगती है कि वो उसे अपने घर से इसलिए ले आया ताकि उसके परिवार को बीमारी न लगे। वो ससुराल वालों, ननद और पति के बारे में बहुत कठोर बातें कहती है। घर वाले हैरान रह जाते हैं और माँ रोने लगती है। पति चुपचाप उसकी बातें सुनता है और चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद सावित्री खुद भी बहुत रोती है। उसे भीतर से पता होता है कि उसने अपने ही प्रिय व्यक्ति को चोट पहुंचाई है। पति के आने का समय होता है तो सावित्री फिर उसे खुश करने की तैयारी करती है। वो सित्तों से बाल बनवाती है, फूल लगाती है और सजती है। वो सोचती है कि पति उसे देखकर फिर उसी तरह प्यार से उसकी ओर देखेगा। लेकिन जब पति शाम को आता है तो उसके चेहरे पर पहले जैसा भाव नहीं होता। वो सावित्री के श्रृंगार को देखकर जैसे असहज हो जाता है। इससे सावित्री को बहुत चोट पहुंचती है। रात में फिर दोनों के बीच झगड़ा होता है। सावित्री पति को ताना देती है कि उसके घर में कोई और उसका इंतजार करता होगा। पति पहली बार कड़े स्वर में उसे सावित्री कहकर रोकता है और रात में अपने घर चला जाता है। सावित्री खिड़की से उसे दूर जाते हुए देखती रहती है। उसे दुख भी होता है, लेकिन भीतर कहीं उसे संतोष भी मिलता है कि उसने अपने पति को चोट पहुंचाई है। इसके बाद सावित्री को बार बार अपना बचपन याद आने लगता है। उसे अपना पुराना आंगन, अनार का पेड़, हार श्रृंगार और पोई की बेल याद आती है। बचपन में वो पोई की बेल से खेलती थी और कभी उसके फलों से अपने पैरों में लाल रंग लगाती थी। उसे काले गुबरैले भी याद आते हैं। माया मौसी ने बचपन में उसे बताया था कि यमलोक का एक रास्ता पाताल में है। जो लोग गलत जगह मरकर पहुंच जाते हैं, उन्हें दो यमदूत गुबरैले बनकर सही जगह ले जाते हैं। बीमारी की हालत में सावित्री को लगता है कि उसके जीवन में भी दो गुबरैले हैं, एक उसके मायके का और एक ससुराल का, और दोनों उसके टूटे हुए शरीर को कभी इधर कभी उधर लुढ़का रहे हैं। सावित्री को अपने घर की परेशानियां भी दिखाई देती हैं। उसकी बीमारी के कारण उसके माता पिता आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। उसके पिता पहले खुश मिजाज और मिलनसार थे, लेकिन धीरे धीरे चुप और कमजोर हो गए हैं। माँ चिड़चिड़ी और परेशान रहने लगी है।
छोटा भाई भी अभाव में पल रहा है और छोटी बहन सित्तो अपनी बहन की बीमारी तथा घर के तनाव के बीच बड़ी होती जा रही है। सावित्री को लगता है कि उसकी बीमारी ने पूरे परिवार को अंदर से खोखला कर दिया है। एक दिन उसकी ननद सरला कुछ फल और दवाइयाँ लेकर आती है, लेकिन माँ उससे नाराज होकर कुछ कठोर बातें कह देती है। सरला अब सामान वहीं छोड़कर चली जाती है। सावित्री को ये देखकर बहुत दुख और गुस्सा आता है। उसे लगता है कि माँ उसके ससुराल वालों को उससे दूर कर रही है। इसी दौरान माँ उसे बताती है कि डॉक्टरों ने अब उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी है और उसकी सास ने उसके पति के लिए दूसरी लड़कियों की तस्वीरें मंगवानी शुरू कर दी हैं, लेकिन उसका पति दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर सावित्री को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पति का जीवन उसके साथ ही अटका हुआ है। बीमारी के अगले 1.5-2 वर्षों की बहुत सी घटनाएं सावित्री को स्पष्ट रूप से याद नहीं रहती। उसे बस अपनी रोज की बीमारी वाली जिंदगी याद है। दवा लेना, खाना, आराम करना, बाल बनाना और शाम होने तक इंतजार करना। इसी दौरान उसकी जिंदगी में राजा राम नाम का एक युवक आता है। राजा राम उसके पिता के दफ्तर में चपरासी का बेटा है, लेकिन पढ़ा लिखा है और उसके पिता ने उसे अपने विभाग में अस्थायी नौकरी दिला दी है। राजा राम जवान, साफ सुथरा और हंसमुख है। वो सुबह सुबह बाजार से ताजे फल लाकर सावित्री के पास बैठता है। वो उसके बिस्तर को ठीक करता है, दवा देने में मदद करता है और कभी कभी उसका सिर तथा हाथ पैर दबाता है। राजा राम की बातें सावित्री को अच्छी लगती हैं। बीमारी के कारण उसका जीवन बहुत नीरस हो गया था। राजा राम के आने से उसे बातचीत और सहारे का अनुभव होता है। धीरे धीरे राजा राम उसकी बीमारी की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। माया मौसी को ये सब ठीक नहीं लगता। वे माँ से शिकायत करती हैं कि राजा राम बीमारी के बहाने सावित्री के बहुत करीब आ गया है। सावित्री को यह बात बुरी लगती है क्योंकि उसे लगता है कि राजा राम उसके साथ सिर्फ सहानुभूति से नहीं बल्कि सच्चे लगाव और अपनापन से व्यवहार करता है। एक रात राजा राम बहुत देर तक सावित्री के पास रहता है। बाहर अंधेरा और सन्नाटा होता है और सावित्री उसे बार बार किसी न किसी बहाने रोकती रहती है। उसे डर लगता है और उसे राजा राम की मौजूदगी में सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन अगले ही दिन कुछ लड़के उसकी खिड़की की ओर देखकर राजा राम का नाम लेकर अशोभनीय बातें करते हैं। सावित्री बहुत क्रोधित होती है, लेकिन उसकी हालत अचानक बिगड़ जाती है और वो गिर पड़ती है। इसके बाद घर वाले उसकी मानसिक स्थिति को लेकर और अधिक चिंतित हो जाते हैं। कुछ समय बाद राजा राम का घर आना बंद हो जाता है। लोग अलग अलग बातें करते हैं। किसी को लगता है कि माँ ने उसे रोक दिया और किसी को लगता है कि मोहल्ले के लड़कों ने उसे धमकाया था। इसी बीच सावित्री का पति राजा राम के पक्ष में बोलता है। वो कहता है कि राजा राम अच्छा लड़का है और उसने उसे गलत नहीं पाया। लेकिन पति के ऐसा कहने से सावित्री के मन में एक नया शक पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि शायद उसका पति भी उसकी बीमारी का बहाना बनाकर उसकी छोटी बहन सित्तो के करीब आने की कोशिश कर रहा है। यह वास्तव में उनके मन का डर और असुरक्षा थी, लेकिन सावित्री उसे सच्चा मान बैठती है। वो सबके सामने अपने पति पर बहुत गंभीर आरोप लगा देती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता भी दुखी होते हैं। सावित्री को बाद में कुछ राहत महसूस होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने मन का बोझ बाहर निकाल दिया है। मोहल्ले के लड़कों की बातें और सावित्री के लगातार क्रोध को देखते हुए उसके पति खिड़की को बाहर से बंद करवा देते हैं। अब सावित्री का दुनिया से सबसे बड़ा संपर्क भी टूट जाता है। जब वो आंगन में आती है तो सित्तो डर कर माँ की कोठरी में चली जाती है। घर के लोग उससे बचने लगते हैं। सावित्री को ये चुप्पी सबसे ज्यादा परेशान करती है। उसे लगता है कि सब लोग उसका तिरस्कार करने लगे हैं। लेकिन एक दिन सित्तो आखिरकार चुप नहीं रहती। जब सावित्री फिर वही आरोप और झगड़ा शुरू करती है तो सित्तो उसके सामने दृढ़ होकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि उसने बहुत सह लिया है।
सावित्री हर बार अपनी बातों में उसे घसीटती रहती है और उसके कारण सित्तो को पूरे मोहल्ले की बातें सहनी पड़ती हैं। अब वह ये सब नहीं सहेगी। वो अपने जीजा से कहती है कि वे खाना खाएं और सावित्री की बातों को सच मानकर खुद को दोषी न समझें। उस दिन पहली बार सित्तो घर की सबसे मजबूत और समझदार व्यक्ति बनकर सामने आती है। इसके बाद की व्यवस्था धीरे धीरे सित्तो के हाथ में आ जाती है। वो सावित्री को दवा देती है, खाना देती है और उसकी देखभाल करती है, लेकिन भावात्मक दूरी बनाए रखती है। सावित्री चाहती है कि सित्तो उसे कुछ कहे, उससे नाराज हो, उससे बात करे, लेकिन सित्तो चुप रहती है। तब सावित्री को समझ आने लगता है कि उसने अपने ही व्यवहार से अपने परिवार के हर व्यक्ति के दिल का दरवाजा अपने लिए बंद कर दिया है। उसकी बीमारी से ज्यादा अब उसका अकेलापन उसे परेशान करता है। कुछ समय बाद उसकी खिड़की फिर खोल दी जाती है। बाहर वही पार्क है, वही बच्चे हैं, वही पतंगे हैं और वही फूल हैं। लेकिन अब सावित्री को पहले जैसी खुशी नहीं मिलती। उसे लगता है कि जीवन कमरे तक तो आया है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। वो जीवित होते हुए भी खुद को दुनिया के लिए मृत और बाहरी समझने लगती है। एक दिन सित्तो उसके पति को उसके कमरे में लेकर आती है। वो पति के पास फूलों की एक वेणी रखती है और चली जाती है। पति बहुत देर तक चुप बैठा रहता है और फिर केवल इतना कहता है कि वह चिंता न करे, वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन सावित्री को अब ये शब्द बहुत दूर से आते हुए लगते हैं। उसे पति के भीतर अब प्रेम से ज्यादा कर्तव्य और शिष्टाचार दिखाई देता है। यही ठंडा सौजन्य उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है। फिर कहानी वापस उसी वट सावित्री के दिन पर आती है। माँ पूजा की थाली लेकर सावित्री के पास आती हैं। सावित्री समझ जाती है कि माँ चाहती हैं कि वह भी पूजा की थाली को छुए और जैसे पौराणिक सावित्री की तरह उसके पति की लंबी उम्र की कामना करे। लेकिन सावित्री थाली नहीं छूती। वो आंखें बंद करके लेट जाती है। उसके मन में आता है कि शायद घर के सभी लोग अब उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सावित्री जानती है कि उसकी बीमारी में परिवार की बहुत सारी संपत्ति और दहेज का पैसा खर्च हो चुका है। अब माँ को सित्तो की शादी की चिंता है। माँ ये सोचने लगती है कि सावित्री के कौन कौन से गहने सित्तो के काम आ सकते हैं। सावित्री को लगता है कि उसकी मृत्यु अब केवल उसकी अपनी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि परिवार के लिए एक तरह की राहत भी होगी। यही विचार उसे अंदर से और भी तोड़ देता है। वह फिर पौराणिक सावित्री को याद करती है। वो सोचती है कि पहली सावित्री ने अपने पति के लिए यमराज से लड़ाई की थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में कहानी बिल्कुल उलट गई है। यहाँ वह खुद मृत्यु के सामने खड़ी है और उसके लिए कोई यमराज से लड़ने नहीं आ रहा। वो न माँ की बेटी रह गई है, न सित्तो की बहन, न अपने पति की पत्नी और न ही राजा राम की वो साथी, जिसके कारण उसकी बीमारी के दिन कुछ हल्के लगते थे। अब उसके पास केवल उसकी खिड़की है। कहानी के अंत में सावित्री खिड़की से बाहर देखती रहती है। पार्क में फूल खिलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पतंगे उड़ रही हैं और सामने की खिड़की में जिंदगी अपनी पूरी गति से चल रही है। लेकिन सावित्री उस दुनिया से अलग हो चुकी है। उसे लगता है कि एक दिन कोई अदृश्य हाथ इस चौकोर दुनिया के सारे रंग और आकार मिटा देगा। बच्चों की आवाजें बंद हो जाएंगी और वह भी थककर चुप लेटी रह जाएगी। वह मृत्यु की प्रतीक्षा करती रहती है और उसके मन में आखिरी सवाल उठता है, लेकिन कब? यही इस कहानी की सबसे बड़ी पीड़ा है। पौराणिक सावित्री ने मृत्यु से लड़कर अपने सत्यवान को वापस पाया था, लेकिन सावित्री नंबर 2 स्वयं जीवन और मृत्यु के बीच फंस जाती है। बीमारी उसके शरीर को कमजोर करती है, लेकिन उससे भी अधिक उसका अकेलापन, डर, असुरक्षा, ईर्ष्या और अपने ही लोगों से टूटता रिश्ता उसे अंदर से खत्म करता जाता है। अंत में उसकी सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वो बीमार है,
बल्कि ये है कि वह जीवित रहते हुए भी अपने लोगों और अपनी दुनिया से अलग हो चुकी है। यही कारण है कि कहानी का शीर्षक सावित्री नंबर 2 इतना गहरा और मार्मिक है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।